नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार जा रही है। विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के तहत ऐसे वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कर रही है जिस वक्त देश लोकसभा चुनाव यानी 2024 के में चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके का प्रयास कर रही है। खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर दो धाराएं देखने को मिल रही। एक तरफ मायावती है जो लगातार ये कह रही है कि समान नागरिक संहिता लागू करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ वो बीजेपी पर यह आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी का जो तरीका है इसको लागू करने का, उससे वो सहमत नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो इसकी मुखालफत कर रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष में ही ये दो धाराएं अलग अलग देखने को मिल रही हैं। हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है, दीपक रंजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ अंशु अवस्थी भी जुड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक या बसपा विश्लेषक जिनको हम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दीपक रंजन जी मौजूद है। सबसे पहला सवाल उन्हीं से ही ले लेते हैं। दीपक जी, आपसे सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में ये बिखराव जो देखने को मिल रहा है, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है जो ये कह रही है कि वो इसका समर्थन करती है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो समर्थन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में से लागू करना चाहती है उससे वो सहमत नहीं है। उनको अपनी इस तरीके में बदलाव करना चाहिए जिस तरीके से वो लागू करना चाहते हैं। पहले लोगों का जो जनमत है उसको एकत्र करना चाहिए, यानी जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे उनको विश्वास में लेना चाहिए। तो आखिर किस तरीके की राजनीति देख रहे हैं आप? दीपक जी से लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ संजय चौधरी जी मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके से विपक्ष में बिखराव देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है जो आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का समर्थन तो कर रही है, वो कह रही है इससे देश में भाईचारा बढ़ेगा, लेकिन उनका साथ पे आरोप है कि जो तरीका आप अपना रहे हैं दरअसल उससे उनको नाराजगी है और वो तरीका ठीक नहीं है। तो आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मायावती असहमत है और उसको किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? देखिए, अभी तो इसका विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट के बेस पे लोगों से राय मांगी है। उनकी सहमति, असहमति, उनका सुझाव, उनका प्रकार, उनकी प्रक्रिया, एक खुले मन के साथ विधि आयोग ने सभी की राय को मांगा है। और अभी मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन ही हुआ है जब विधि आयोग ने सभी की राय मांगी। मायावती जी के पास अगर कोई राय है तो निश्चित रूप से विधि आयोग को देनी चाहिए। वो सिद्धांत रूप में समान नागरिक संहिता को स्वीकार करती है और मुझे लगता है कि देश के अंदर, देश के संविधान से चलने वाले हर व्यक्ति को, हर राजनेता को, हर भारत के नागरिक को उसने भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए संविधान के अंतर्गत अपने आप को आत्मसमर्पित किया है। इसलिए सारे के सारे लोगों को संविधान में दिए गए इस प्राविधान के अनुसार शामिल होना चाहिए, अपनी सहमति देनी चाहिए। मायावती जी ने इसका मुझे लगता है कि प्रक्रिया अभी कोई तय नहीं है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर मायावती जी का कोई सुझाव है तो उस सुझाव को उन्हें निश्चित रूप से सार्वजनिक करना चाहिए कि इस प्रक्रिया के तहत अगर हो तो बेहतर हो। ये अच्छी बात है कि भाजपा का साथ न देने वाले राजनीतिक दलों ने, जैसे आम आदमी पार्टी हुई, राजभर जी की पार्टी हुई, इसके अलावा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने भी इसके लिए समर्थन व्यक्त किया है। ये समर्थन बताता है कि वे सभी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहे हैं। संविधान सभा में भी जब इस विषय की चर्चा हुई तो चर्चा का समापन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, मैं उसे कोट कर रहा हूं। अंबेडकर कहते हैं कि इस अनुच्छेद के संबंध में जो संशोधन लाए गए हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी चर्चा है। तो जिस चीज को भारत का संविधान स्वीकार कर रहा है, हम संविधान के प्रति निष्ठा रखने की बात जब संसद के सदस्य बनते हैं, जब हम मंत्री बनते हैं, जब हम विधायक बनते हैं, तब हम इसे स्वीकार करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा देश का राजनीतिक दल, राजनीतिक मन इसे स्वीकार करता है
तो इस स्वीकार करने के बाद मुझे नहीं लगता कि नैतिक रूप से कोई भी ऐसा तत्व रह जाता हो जो समान नागरिक संहिता के विरोध करने का उन्हें कोई अधिकार देता हो। ये केवल राजनीतिक आधार पर विरोध कर रहे हैं। और रही बात चुनाव के पहले लागू करने की, भारत में जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है वो अपना घोषणा पत्र जारी करता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने घोषणा पत्र में 3 कोर इश्यूज को शामिल करती रही है। धारा 370 को हटाएंगे, राम जन्मभूमि के मंदिर को बनाएंगे और हम समान नागरिक संहिता को लेकर आएंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपने बहुमत से इस बात की प्रेरणा दी है कि वे अपने घोषणा पत्र में दिए गए जनता के वादे को पूरा करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 370 को हटा चुकी है, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर चुकी है। तो इक्वल सिविल कोड के लिए आगे बढ़ रही है, सभी का समर्थन मांग रही है, सभी के सुझाव मांग रही है, खुले मन के साथ। जिन्हें इसका कोई सुझाव अगर है तो बेहतरी के लिए निश्चित रूप से सुझाव देना चाहिए। अभी फोरम खुला हुआ है, सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सभी का साथ अब मिल भी रहा है कदम दर कदम। कांग्रेस में भी इसकी शुरुआत हो गई है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और इस संविधान में प्रदत्त इस समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस में भी समर्थन की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी खुलकर समर्थन करेगी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं विपक्ष ही बिखरा हुआ है। मायावती कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव कि हम उसके खिलाफ है। आपका क्या स्टैंड है? मानस जी, देखिए, जो कानून की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इससे पहले भी इस पर कई बार चर्चा हुई। भारत के विधि आयोग ने भी इस पर अपनी राय रखी और यहाँ तक कि भारत का विधि आयोग जो इस देश के लिए जरूरी कानून है उनको बनाने में अपना काम करते हैं, वो अपनी भूमिका अदा करते हैं, वो अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो उनकी जो इससे पहले की रिपोर्ट थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा कि ये संभव नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, संजय चौधरी जी ने कहा कि हर जगह से समर्थन आ रहे हैं। सवाल ये है कि इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि इस कानून का ड्राफ्ट कहाँ है, उस ड्राफ्ट में क्या प्रोविजन है। कोई भी कानून बन रहा है तो उसकी जो अंदर क्या क्या उस कानून में, उस बिल में इंटीमेशन है, तो जब तक आपके सामने कोई ड्राफ्ट नहीं आता है, हम तो उन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जिसका कोई अभी न नॉर्थ पोल पता है, न साउथ पता है, न ओर पता है, न छोर पता है। ना आपने पढ़ा होगा, मुझे लगता है, न बीजेपी के साथी ने पढ़ा होगा, ना हमने सीधे दीपक रंजन जी के पास चलते हैं। दीपक जी, ऐतराज क्या है? अगर एक देश में और अगर एक तरीके का कानून लागू हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपत्ति क्या है अखिलेश यादव को और आपकी समाजवादी पार्टी को? देखिए मानस भाई, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ अगर इंडिया आ रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो तो इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की मंशा और बीजेपी की टाइमिंग जो है ये संदेह पैदा करती है। क्योंकि देखिए मानो भाई, 2016 में भी इन्होंने मसौदा तैयार किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आखिर उस टाइम ये रोल बैक क्यों कर गए? इन्होंने कई जगह से सबसे राय ली, अलग अलग जातियों से राय ली, अलग अलग धर्म गुरुओं से राय ली, अलग अलग ट्राइब से राय ली। राय लेने के बाद आखिर उस टाइम ये रोल बैक क्यों कर गए? और देखिए, सबकी अपनी अपनी धारणा है, सबके अपने अपने रिवाज है। अब आदिवासी समाज वो इसके लिए जो है विरोध कर रहा है, वो कह रहा है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने मसौदा क्या तैयार किया है, इनकी सब चीजों को जब ये सामने लेकर के आए, जब ये लोगों के सबके बीच में लेकर के आएंगे, लोग उसको जानेंगे, समझेंगे कि अभी बहुत सी अपनी अपनी लोगों की रिवाजें हैं, लोगों की अपनी अपनी रिवायतें हैं, लोगों के शादी करने के अपने अपने तरीके। इन सब चीजों को कैसे ये मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? देखिए मानस भाई, ये गोवा के लिए कहते हैं कि गोवा में जो है वो यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू। लेकिन गोवा का कानून ये कहता है कि वहां पर अगर शादी होती है और पत्नी अगर बच्चा नहीं पैदा कर पाती है तो पति के पास पूरा अधिकार है वो दूसरी शादी कर, तो उसकी पहली पत्नी कहाँ जाएगी? तो उन चीजों को क्या इसमें शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? खासी समुदाय अलग जो है, क्योंकि खासी जो है, खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसकी अलग रिवाज है, अलग रिवायतें हैं। उनके वहां जो है, जो सबसे छोटी बेटी होती है मानस भाई, उसको जो है वो सारी चीजों का, संपत्ति का संरक्षण माना जाता है। और जो वहां पर उपनाम होता है वो पिता के नाम से ना जोड़ करके माँ के नाम से जोड़ाता है। तो इन चीजों को क्या इसमें शामिल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा? और हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी यहाँ पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं,
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब 2016 में इन्होंने ये मसौदा तैयार किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो उस टाइम ये रोल बैक क्यों कर गए, बैकआउट क्यों कर गए? अभी हमारे भाई संजय चौधरी जी, मानस भाई कह रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में था 370 धारा 370 मंदिर। तो राम मंदिर तो इनके वजह से तो बना नहीं, राम मंदिर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जिस तो हमारी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है, सारे हिंदुओं की आस्था है। राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा तो हम भी जाएंगे वहां पे, दर्शन करने जाएंगे। और रहा सवाल 370 का, अगर 370 से सब कुछ सही हो गया, सब अमन चैन कायम हो गया, तो इतने वर्षों से वहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? कितने जो है कश्मीरी पंडित को उन्होंने वहां पर कश्मीर में स्थापित करने का काम किया। तो ये देखिए, ये सब पॉलिटिकल माइलेज लेने का इनका प्रोपोगंडा है। और आप पिछले 9 साल से मानस भाई, इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में, बेरोजगारी की दिशा में, महंगाई की दिशा में इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। तो आज लोगों को गुमराह करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आए हैं ये। और सही बात है, इनकी सदन में इनकी संख्या है, मानसून सत्र में इस पे बहस करें, लोगों के विचार आएंगे, पार्टी अपने विचार रखेगी, अगर सब सहमत होंगे तो गो अहेड, आप बिल्कुल आप आगे बढ़िए, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, 2016 में आखिर इसको आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? और आज जब जनता आपसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कर रही है मानस भाई, तो आप यूसीसी को ले आए यहाँ पे। तो चीजों को पहले क्लियर करें मानस भाई कि इनके मसौदे में क्या क्या चीजें शामिल है, क्या क्या चीजें नहीं शामिल है, सारी शरीयत का क्या क्या हिस्सा शामिल है। क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत से ऐसे हैं जिनके आपस में रिश्तेदारी में शादी हो जाती है, तो क्या उन चीजों को इसमें शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? जवाब बिल्कुल लेंगे, लेकिन हमारे साथ रविंद्र जी जुड़ चुके हैं, बसपा समर्थक, बसपा विचारक है, बहुजन विचारक है। रविंद्र जी, मायावती का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर बहन जी की राजनीति है क्या। एक तरफ तो वो बीजेपी को कोसती रहती है तमाम मुद्दों पर, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो भाजपा का समर्थन कर रही है और कह रही कि इससे देश में आपसी भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी वो साथ में ये भी कह रही कि जो तरीका है भाजपा का वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो उन्हें पसंद नहीं है। तो आखिर मायावती की स्ट्रेटजी है क्या, किस रणनीति के तहत मायावती जी आगे बढ़ रही है? मानस जी, कल से ही मैं बहुत सारे मीडिया चैनल्स को देख रहा था, मुख्यधारा की मीडिया को, और जो बात मैंने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, और जो बात जिस लहजे में कही गई उसको उस लहजे में ना सुना गया ना समझा गया। बस आदरणीय बहन जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफदारी नहीं की, बल्कि ये कहा कि इसके पीछे भाजपा की संकीर्ण मानसिकता है, और जिस तरीके से भाजपा हर बार सांप्रदायिकता के जरिए देश में बंटवारा करना चाहती है, जातियों को, धर्मों को लड़ाना भिड़ाना चाहती है, वही उद्देश्य इस बार भी नजर आता है। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में मैं देख रहा था, इक्का दुक्का मुख्य धारा के चैनलों को छोड़कर सभी ये बात चला रहे हैं कि बसपा ने समर्थन कर दिया, बहन जी ने समर्थन कर दिया। जबकि अगर आप उस स्टेटमेंट को दोबारा जाके सुनिएगा, मैं अपील करूंगा मानस जी, इसलिए अपील करूंगा कि ये गलत स्टेटमेंट बार बार रिपीट किया जा रहा है। बहन जी ने स्पष्ट कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन तभी हो सकता है जब इस देश के सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, पंथों को, लिंगायत अलग है, उनकी प्रक्रियाएं अलग हैं, रविदासियां अलग हैं, कबीरपंथी अलग हैं, और तमाम तरीके के धर्म संप्रदाय, गोंडी संप्रदाय अलग तरीके से, गोंडी सभ्यता अलग तरीके से काम करती है, उनके संस्कृत सभ्यता अलग तरीके से काम करती है, आदिवासियों का सरना धर्म वो अलग तरीके से काम करता है, वो हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते हैं। बावजूद इसके जो इस तरीके से जो बीजेपी का अपना एजेंडा है, बीजेपी के जो अपने सांप्रदायिक उद्देश्य हैं, जिसके जरिए वो इस देश में बंटवारा लाना चाहती है, घृणा पैदा करना चाहती है, जैसे वो देश में अलग अलग जगहों पे दंगे करा रही है, अलग अलग जगहों पे देश में बंटवारा करा रही है, जहां से वो वोटों का ध्रुवीकरण करा सके। बसपा ने, आदरणीय बहन जी ने अपने स्टैंड में इस बात को क्लियर किया कि बसपा इसके खिलाफ है। बसपा तभी इसका समर्थन कर सकती है जब इस देश के आदिवासियों, इस देश की अकलियतों, इस देश के विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, पंथों, तमाम तरीके को पंथों की अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। और जब बीजेपी की मंशा ही नहीं है तो बसपा ने समर्थन नहीं किया, पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। मुख्य धारा की मीडिया को शोर मचाना बंद कर देना चाहिए कि बसपा ने इसका समर्थन किया। बहन जी का स्टेटमेंट बहुत ही साफ है कि बसपा इसका समर्थन तभी कर सकती है जब इस देश के सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, पंथ के आने वाले विभिन्न सांस्कृतिक अवयवों को इसमें शामिल किया जाएगा, उनकी परंपराओं को शामिल किया जाएगा, उनके अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जो बीजेपी कभी नहीं करेगी। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा केवल ध्रुवीकरण का है, केवल लड़ाने का है, केवल भिड़ाने का है। अपील एक बार फिर से करूंगा, बसपा का, आदरणीय बहन जी का स्टेटमेंट आप फिर से चलाइए, फिर से सुनाइए और बताइए कि बसपा ने कहा है कि अगर
बीजेपी की नीयत साफ हुई, बीजेपी की सोच समझ साफ हुई, अगर उस संविधान के रास्ते पर चली, बाबा साहेब के रास्ते पर चली, तभी देश के हित के लिए बसपा समर्थन देगी, अन्यथा बसपा समर्थन नहीं देगी। ये स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी मुख्यधारा की मीडिया में देख रहा हूं, एक दो को छोड़ के गलत तरीके से बयानबाजी कर रही है, बसपा के स्टैंड को गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है। मैं अपील करता हूं मानस जी आपके जरिए कि ये स्टैंड क्लियर होना चाहिए, बसपा का स्टैंड स्पष्ट जाना चाहिए। देखिए, इसमें आपकी बात सही कि सोचने और समझने का, देखने का नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर पूरी आप मायावती का बयान अगर आप सुनेंगे तो वो ये कह रही ना कि वो उसके विरोध में नहीं है। जो नहीं, बहन जी ने ये भी नहीं कहा, बहन जी ने कहा कि हम समर्थन तभी कर सकते हैं, और बहन जी ने देश हित के लिए तभी समर्थन किया जब देश हित के लिए उसकी जरूरत पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी इसकी आड़ में लोगों को कहेगी कांग्रेस के भाई लोग आप भी हिंदू है, आप भी आ जाइए। दीपक रंजन जी कह रहे हैं हम भी तो राम मंदिर के समर्थन में, चलिए हम भी चले चलते हैं। तो ये समर्थन का खेल तभी हो सकता है, और ये तभी हो सकता है जब आप सभी को सम्मिलित करें। यदि बीजेपी की जिस तरीके से संकुचित सोच है, ध्रुवीकरण की सोच है, जाति धर्म के लोगों को लड़ाने की सोच है, और ये लगातार हो रहा है, बीजेपी के शासनकाल में लगातार हो रहा है और ये कंटिन्यू है, तो बसपा ने स्पष्ट किया कि हम इस तौर तरीके से समर्थन नहीं करेंगे। बसपा ये कह रही है कि हम इस तौर तरीके से समर्थन नहीं करेंगे, और इस बात को इस तरीके चला जा रहा है, बसपा ने समर्थन कर दिया। ये तो गलत बात हो गई ना, जब हम अपनी प्राथमिकता से बता रहे हैं। संजय चौधरी जी से भी जवाब देते, हालांकि एक लंबे कार्यकाल से मैं पत्रकारिता में हूं, तो ये देखा, तमाम तरीके के दौर देखे, और ऐसा कोई नहीं कह सकता सियासी दल कि हमने कभी किसी जाति या वर्ग के ध्रुवीकरण के लिए हमने कभी कोई राजनीतिक पैतरा नहीं खेला। लेकिन ठीक है, ये विश्लेषण करना, ये समझना जनता का काम है। पत्रकार की भूमिका में हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप लगाने की स्थिति में नहीं, ना किसी के पक्ष में ना किसी के समर्थन में। लेकिन चूंकि आपने अपनी बात की, तो सीधा सब सवाल हम संजय चौधरी जी से ले लेते। संजय जी, विपक्ष में आप देख रहे हैं कि एक राय नहीं बन पा रही, विपक्ष भी आपस में बटा हुआ है, और बार बार जो आरोप लगता है कि हर बार चुनाव से पहले जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण है, खासतौर से हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए आप एक ऐसा एजेंडा खोल देते हैं कि तमाम जातियां उसमें आके समाहित हो जाए, फिर सभी जाति और वर्ग के लोग अपने आप को हिंदू समझ करके आपको वोट करें, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो। 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नया हथियार आप लेके आ गए। देखिए, इसमें मूलभूत बात को बहुत क्लियर समझना चाहिए। आज हम जो बहस कर रहे हैं वो बहस संविधान सभा में लंबे अरसे तक चली, और उस संविधान सभा में मत अभिमत तर्क वितर्क होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, ये मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद के संबंध में जो संशोधन लाए गए हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर की सोच के साथ, जिनको लगता है कि अंबेडकर जी ने जो सोचा, अंबेडकर जी के सामने जो विचार विमर्श हुआ, उस विचार विमर्श के बाद अंबेडकर जी ने जो अपना अभिमत दिया, उस अभिमत के बाद भारत के संविधान ने इसे अपने नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया, यानी कि ये बाइंडिंग्स हैं स्टेट्स पर। और अगर अंबेडकर जैसे महाविद्वान, सारे देश के संविधान के जानकार अपनी बहस के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इक्वल सिविल कोड देश भारत के अंदर लागू होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक दलों के विद्वान डॉक्टर अंबेडकर की बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये जता रहे हैं कि ये डॉक्टर अंबेडकर की तुलना में ज्यादा बड़े विद्वान हैं, और अंबेडकर जी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो निष्कर्ष इन राजनीतिक विद्वानों की बौद्धिक क्षमता से कम क्षमता का निर्णय था। देखिए, अगर हमने भारत के संविधान में इसे स्वीकार किया है, और हम हर बार जब पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो विधि द्वारा स्थापित इस संविधान की मंशा के अनुरूप आचरण करने की ही शपथ लेते हैं, और इस शपथ के आधार पर ही देश का शासन चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक, कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा सैद्धांतिक चीज नहीं है जिस चीज के आधार पर इसका विरोध किया जाए। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय
इक्वल सिविल कोड को लागू किए जाने की वकालत कर चुका है, उसके निर्देश दे चुका है। तो जो संविधान सम्मत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जिसको के लिए निर्देशित कर चुका है, मुझे लगता है केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुस्लिमों को बरगलाने के लिए, ये वैसे ही बरगलाना है जैसे 3 तलाक के समय हमने देखा कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो 100% शरीयत से चलने वाला टर्की हो, यहां पर तो ये प्रावधान नहीं थे, लेकिन भारत के यही राजनीतिक दल, यही विरोधी दल इन 3 तलाक के विरोध में खड़े थे। आज 3 तलाक लागू हो गया, मुस्लिम समाज ने उसे स्वीकार कर लिया, मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो गया और समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। धारा 370 का विरोध हुआ, लेकिन धारा 370 को आज पूरे देश ने स्वीकार कर लिया। मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि जिस प्रकार राम जन्मभूमि पर मंदिर बना, अब वो भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले समय में जब इक्वल सिविल कोड लागू होगा तो यही सारे राजनीतिक दल उसे स्वीकार करेंगे। इसीलिए हमने सबकी राय मांगी है, सबकी जो इच्छा है, सबका जो अभिमत है, सबका जो कोई और इसमें बेहतर करने का वो होगा, सबके सुझाव आमंत्रित हैं, वे आए और देश को एक बेहतर देश, संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की मंशा के अनुरूप देश का विधान बनाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि संविधान है ही सम और विधान से बनकर बना है। संविधान यानी कि कानून बराबर। मुझे लगता है आज डॉक्टर अंबेडकर की मंशा के अनुरूप देश के संविधान में समाये इस इक्वल सिविल कोड को लागू करने का सबसे बड़ा अवसर है। देश तेजी के साथ बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस इशू के आधार पर जनता ने अपने बहुमत का आदेश 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को भेजा था, आज इस बहुमत के साथ हम जनता से किए गए इस वादे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी भी सकारात्मक आधार पर इसके समर्थन के लिए अपना अभिमत। दीपक रंजन जी, मानस जी, अभी तक संजय चौधरी जी बाबा साहेब का बार बार नाम ले रहे हैं और बाबा साहेब अंबेडकर बोल रहे थे, फिर डॉक्टर अंबेडकर। अभी तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब बोलना नहीं सीख पाए हैं और बार बार संजय चौधरी जी बाबा साहेब को कोट कर रहे हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि बाबा साहेब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उसको घुमा के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं संजय चौधरी जी। आप किस तरीके से बाबा साहेब का नाम लेकर के, आप कम से कम पढ़िए लिखिए बाबा साहेब को। बाबा साहेब ने सभी धर्म, वर्ग, संप्रदाय, सभी पंथों, सभी जितने भी सांस्कृतिक आवे भारत के विभिन्न समूहों से आने वाले हैं उनको सम्मिलित करने की बात कही है। आपकी मंशा, आपकी विचारधारा, आपकी सोच दूषित है, संकुचित है, घृणित है, बांटने वाली है और आप चाहते हैं कि इस देश का गरीब, वंचित, अकलियत, आदिवासी जो है उसको दरकिनार कर दिया जाए, उसकी मूल भावना को दरकिनार कर दिया जाए, संविधान के प्रति उसकी निष्ठा को दरकिनार कर दिया जाए और आप केवल भारत की अखंडता को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, वो उसकी ये जो कोशिश आपकी चल रही है बहुत घृणित है। हम केवल यही अपील करना चाहते हैं पूरे देश का, देश इस बात को समझे, ये देश इस बात को समझे कि किस तरीके से संजय चौधरी जी के जरिए बीजेपी, भाजपा पूरी तरीके से साजिश कर रही है, लड़ाने की कोशिश कर रही है, बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। देश को सजग होने की जरूरत है। भारत का संविधान सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों को यह अधिकार देता है कि वो सभी अपने हक अधिकार के हिसाब से अपने अधिकार का पालन करते हुए अपने धर्म पंथ को, अपनी परंपराओं का पालन कर सकते हैं। ये अपनी आपकी पूरी बात जरूर सुनी जाएगी, हम दीपक रंजन के पास भी जाना चाहते हैं, लेकिन एक जो आपने बात कही मायावती के बयान की, तो रविंद्र जी ये एक प्रेस नोट है मेरे पास जो कल बसपा कार्यालय से जारी हुआ, अधिकृत प्रेस नोट है और ये 2 तारीख का, 2 जुलाई का। इसका जो पहली जो लाइन है वो सुना दे रहा हूं आपको। बीएसपी समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व सरकार को इसके देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। तो जो मैंने कहा कि मायावती का ये बयान है, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो ये कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी ने इसकी सरकार को इस सबसे ऊपर उठकर
कॉमन सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें कोई धार्मिक पक्षपात कतई भी ना हो। यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो बीएसपी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी मानस जी आप एक सधे हुए दिग्गज पत्रकार हैं, आप बता दीजिए क्या इस स्टेटमेंट का मतलब यह निकलता है कि बसपा ने समर्थन कर दिया है? आप इस लाइन का क्या यह अर्थ निकालेंगे कि बसपा ने समर्थन कर दिया है? अगर इस लाइन का यह अर्थ निकलता है, अगर इस लाइन का यह अर्थ निकलता है तो आप सोचिए, आप नेशनल मीडिया पे बैठे हुए, नेशनल चैनल पे बड़े पत्रकार हैं आप बताइए इस लाइन का यह अर्थ निकलता है कि बसपा ने समर्थन किया? बसपा ने कहा बसपा समर्थन तभी करेगी जब विरोध भी नहीं करी। यही मैं समझ रहा हूँ कि आखिर ये बीच का रास्ता बहन जी क्यों अपना रही? क्या वो मुस्लिम मतों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए न खुलकर विरोध कर पा रही है, और साथ में चूंकि जो पुराना पैटर्न हम लोगों ने 2007 में देखा कि बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय तक वो पहुंची, तो क्या उनको लगता है जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है, जिसमें वो चाहती है ब्राह्मण भी रहे, साथ में ठाकुर भी हो, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी हो और साथ में मुसलमान भी उसमें समाहित हो जाएं, तो क्या कोई बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर? मानस जी आपने लंबे समय से बीएसपी की प्रेस रिलीज देखी होगी जो बहन जी के द्वारा जारी होती है। आप कभी भी उसके स्टेटमेंट को एक तरफा नहीं पाएंगे, ध्रुवीकरण करने वाला नहीं पाएंगे। वो संविधान सम्मत होता है, संवैधानिक भाषा में लीगल एस्पेक्ट में लिखा जाता है ताकि उसको कोई गलत तरीके से प्रोस्पेक्ट ना कर सके। निसंदेह बसपा चाहती है कि देश में राष्ट्रीयकरण की भावना, भारतीयता की भावना का विकास हो, सभी में, सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों में बंधुत्व की भावना का विकास हो। लेकिन हमारा एक स्पष्ट मत है कि बीजेपी की मंशा ऐसी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि देश के संविधान सम्मत सभी प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। आज तक प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं लागू हुआ है। आज तक जिन वंचितों को, शोषितों को, आदिवासियों को जो शेड्यूल का लागू होना तो आदिवासियों को अधिकार तक नहीं लागू हुए। हम तो चाहते हैं, बसपा चाहती है संविधान लागू हो, संविधान की सारी आख्याएं लागू हो, संविधान में जो नियम कानून बनाए गए लागू हो। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि बीजेपी की मंशा बहुत ही घृणित और संकुचित है। हम इस बात को लेकर के स्पष्ट, हमने पहले भी देखा है, चाहे सीएए एनआरसी की बात रही हो, किस तरीके ने उन्होंने देश में दंगे कराए, कितने मुसलमान, कितने अलग अलग जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग आज भी जेलों में हैं, कितने लोगों के ऊपर आज भी क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है, कितने लोग मर गए। क्या बीजेपी उसका जवाब देने के लिए तैयार है? आज क्या हुआ आपके सीएए एनआरसी का? किधर जवाब देंगे संजय जी? किसको जवाब देंगे? अगर आपकी ये सोच नहीं है देश को बांटने वाली, आदिवासियों को लड़ाने वाली, लिंगायतों को लड़ाने वाली, आदिवासियों के तमाम पंथों को लड़ाने वाली, तमाम धार्मिक संप्रदायों को, जातियों को लड़ाने वाली, तो आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे? बसपा हमेशा संविधान सम्मत तरीके से अपने प्रेस रिलीज को लिखती है, कभी भी किसी के ध्रुवीकरण के दायरे में न जाए, इस तरीके से प्रेस रिलीज को लिखा जाता है। और कहीं भी वो स्पष्ट नहीं करता है कि नहीं हम देश के खिलाफ हैं, अगर आप कोई देश हित में कानून लाएंगे तो हम उसके खिलाफ नहीं, हमको विरोध ही करना है। अगर देश हित में सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हितों को शामिल करते हुए उन कानूनों को लाया जाता है, आदरणीय बहन जी की जो मंशा है, बहन जी ने जो सवाल उठाए हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जो कि बीजेपी नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी के जीन में वो नहीं है, बीजेपी के एजेंडे में वो नहीं है, बीजेपी की संस्कृति में नहीं है, बीजेपी के आंदोलन में नहीं होती। रवींद्र जी हमारे साथ दीपक रंजन जी काफी समय से इंतजार कर रहे। दीपक जी देखिए, बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। अखिलेश यादव जी खुलकर मुखालफत कर रहे, वो कह रहे हैं कि उसको कतई लागू नहीं होने देंगे, वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। बहन जी कह रही हम इसका विरोध नहीं करते हैं, अगर उनके मन मुताबिक लागू होगा तो वो समर्थन करेंगी या कब वो उस पर विचार करेंगी। समाजवादी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है। क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के लिए, उनको खुश रखने के लिए सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि जो मुस्लिम मतदाता है वो आपके साथ बने रहे? क्योंकि आपने देखा कि 3 तलाक का मुद्दा था जिसमें, भले ही देखिए दीपक जी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 3 तलाक का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसमें बड़ी संख्या में जो पीड़ित मुस्लिम महिलाएं थी, जो बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी खत्म करने के लिए, लेकिन किसी भी सियासी दल ने हिम्मत नहीं दिखाई। अगर भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया, भले ही उसके कारण राजनीतिक हो, तो अगर उसका फायदा उन्हें मिल रहा है तो फिर ऐतराज क्यों होना चाहिए समाजवादी पार्टी को? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्यों ऐतराज हो रहा है अगर एक देश और एक कानून लागू हो रहा है? देखिए मानस भाई, आज असमंजस की स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखी है। अभी मैं बहुत से न्यूज चैनल में देख रहा था, सुन रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, बीजेपी को मिला बसपा का साथ, बीजेपी को मिला आम आदमी पार्टी का साथ,
बीजेपी को मिला हिमाचल प्रदेश के मंत्री का साथ। अरे बीजेपी कोई देश है क्या? आज बहस मानस भाई देश हित में हो रही है। अगर ये मैंने शुरू में ही कहा, अगर ये देश हित में अगर हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये अपना मसौदा क्या है वो तो तैयार करो। बात यहाँ देखिए मानस भाई, बात है हिंदू मुस्लिम की नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को मानी द्रौपदी मुर्मू जी को जब इन्होंने राष्ट्रपति चुनना जब इनको नाम प्रस्तावित किया, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के आदिवासी समाज से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो आज आदिवासी समाज क्यों इसका विरोध कर रहा है? जैन समुदाय इसका क्यों विरोध कर रहा है? बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। ये लोग तो इसी तरीके से गुमराह करने का लोगों को काम कर रहे हैं। क्या आदिवासी समाज इसका विरोध नहीं कर रहा? क्या जैन समुदाय इसका विरोध नहीं कर रहा है? क्या इसका क्रिश्चियन समुदाय इसका विरोध नहीं कर रहा है? चर्चल काउंसिल ऑफ नागालैंड इसका खुल करके विरोध कर रहा है। तो क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और खासी समाज जो है, खासी समाज जो दलित समाज का छठे पायदान पे आता है, वो इसका विरोध कर रहा है? क्योंकि उनके अपने उनके रिचुअल्स, उनकी अपनी चीजें हैं। तो चीजें क्लियर करें, इसमें क्या रहेगा, इनके मसौदे में क्या नहीं रहेगा। और मैं बार बार, इन्होंने हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी ने सारी बातें इन्होंने गिना दी, लेकिन मेरे प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि 2016 में जब ये मसौदा तैयार हुआ था, उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस टाइम ये रोल बैक क्यों कर गए? जो राय लोगों की आई, क्या उस राय को उजागर करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? कि लोगों से, चाहे वो अलग अलग समुदाय के लोग के हों, किस समुदाय से क्या राय, खासी समुदाय ने, जैन समुदाय ने, किसने क्या राय दी, क्या वो बताने का काम किया? अरे अभी इन्होंने अपने संकल्प पत्र की बात की कि संकल्प पत्र में हमारे 370 राम मंदिर सारी चीजें हैं इनके संकल्प पत्र में। और आज जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी ने उस टाइम चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि हम हिंदुस्तान में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या वो इनके संकल्प पत्र में नहीं था? इन्होंने 15-15 लाख रुपए इन्होंने ही कहा था कि सबके खाते में आएंगे। क्या वो इनके संकल्प पत्र में नहीं था? अरे इनकी ये खुद के अपने चलाए नोट जो है, खुद इन्होंने चलाया, उसको 7 साल ये संभाल नहीं पाए। तो यूसीसी का क्या मसौदा है, क्या नहीं है? किसानों का एमएसपी जो है इन्होंने पहले वो किया, उसके बाद जब 700 किसानों की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने जो है उसको वापस ले लिया, 3 काले कानून, किसानों की 3 काले कानून। और अभी जैसा कि अभी हमारे काबिल भाई बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता भाई हमारे बताते, देखिए इन्होंने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया। और यही स्टैंड हम लोग का भी है कि भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। पिछले 9 साल में इसको होश नहीं आया इनको, पिछले 9 साल में इनको याद नहीं आया कि किसको उसका हक मिलेगा। यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो किसको उसका हक मिलेगा, कौन इससे लाभान्वित होगा, कौन नहीं होगा। 9 साल में देखिए इन्होंने, मानस भाई, इन्होंने 9 साल में कोई काम नहीं किया। न इन्होंने, अरे यही हिंदुस्तान है जिसने कोरोना भी देखा, कोविड भी देखा, जलती लाशें देखी, तैरती लाशें देखी, ऑक्सीजन से लोगों की मृत्यु होती देखी। इस पर इन्होंने कोई बात की? 9 साल से सिर्फ ये लोगों का, हिंदुस्तान की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं मानस भाई। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता इनके बहकावे छलावे में आने वाली है। और 2024 में पूरी तरीके से जो है उस समय जो है वो बदला लेने के लिए बैठी हुई है बटन दबा करके। तो संजय भाई से मेरा यही प्रश्न है कि 2016 में एक तो वापस क्यों नहीं किया? और बात यहाँ पर सिर्फ मानो तो हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। क्या आदिवासी समाज को ये अपना नहीं मानते हैं? क्या जैन समुदाय को अपना नहीं मानते हैं? क्या साकी समुदाय को अपना ये नहीं मानते? ये क्लियर करने का काम करें ना। गोवा का ये हमको वो दे रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गोवा में जो है ऑलरेडी यूसीसी लागू है। तो गोवा के एक अलग कानून है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गोवा में अगर पत्नी बच्चा नहीं पैदा कर पाती तो पति को पूरी खुली छूट है बच्चा पैदा करने की। दक्षिण भारत में जो है आपस में रिश्तेदारी में मानस भाई शादियां हो जाती है, तो किन चीजों को ये लेंगे, किन चीजों को नहीं लेंगे, शरीयत का कौन सा हिस्सा लेंगे, कौन सा हिस्सा नहीं लेंगे, इन सारी चीजों को भी बताने का काम करेंगे। उन चीजों पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं संजय चौधरी? देखिए ऐसा तो है नहीं कि दीपक, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी रातों रात एकदम से इसको लागू कर देगी। निश्चित तौर पर ड्राफ्ट होगा, वो बिल्कुल सार्वजनिक होगा, आप सभी लोग उसको पढ़ेंगे। अभी से विरोध की वजह क्या? लेकिन संजय चौधरी जी सवाल ले लेते हैं। संजय जी, ये देखिए आरोप दोनों ही मानस भाई, ये बस मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ संजय भाई से कि 2016 में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लागू कराना चाहती थी, रोल बैक क्यों किया? उस टाइम उन्होंने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? संजय जी, मानस भाई सारी चीजों का जवाब हाजिर है। आपको याद होगा कि 2019 का जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और उसने कहा था कि राम जन्मभूमि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय न करे क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित होगा। और उसके बाद 19 के बाद निर्णय आया
अब देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी प्रसन्न है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बन गया, वो भी गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। मैं बात 2016 की कर रहा हूँ, और आप 2019 और 22 और 24 और 25 और 30 और 35 पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। 2016 में आपने यूसीसी को क्यों नहीं आपने लागू किया? आप क्यों रोल बैक कर गए 2016 में किसी सरकार? बता रहा हूँ और मैंने, और बात सुन लीजिए, बात हर भाई आप 19 से पहले 16 आता है। बात आज यूसीसी की हो रही है। 370 अगर संजय भाई 370 में अगर अमन चैन काम है तो वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो आप? राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ? बिल्कुल कराएंगे। आज वहाँ पत्थरबाजी बंद है। अभी दीपक भाई सुनिए, कम से कम सुनिए, पत्थरबाजी कम से कम सुनना। संजय भैया मेरे 2016 का मैंने जवाब दिया। हाँ, मैं 2016 का जवाब दीजिए। और मैं जो मैंने जो आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का रास्ता तैयार किया, क्या माने सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए। आपके सारी बातों का जवाब देंगे। आप थोड़ा 16 से शुरू करिए। 16 बिल्कुल 16 से शुरू करिए। बिल्कुल मानस भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखने की बात करके अरे सुनना तो भाई, सुनिए तो बताइए। यूसीसी पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए वक्त लगता है। बड़े निर्णयों को करने के लिए शक्तिशाली प्रधानमंत्री चाहिए। ये सामान्य निर्णय नहीं थे। धारा 370 हटाना कोई सामान्य निर्णय था। डॉक्टर अम्बेडकर ने लोग संभाल को, देश संभाल क्या संभालेगा? गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप। मैंने इसको कितना समय लग जाता है आप बता दीजिए? 16 से लेकर के आज 23 हो गई, 4 साल लग जाता है। आप बता दीजिए, 4 साल लग गए। आप बताइए। संविधान बने कितने साल हो गए? संविधान बने कितने साल हो गए? 1944 में क्या आप बताइए? 1944 में क्या आप बताइए? आर्टिकल 44 में क्या आप बताइए? आर्टिकल 44 का बताया क्या? आर्टिकल 44 में क्या? आप संविधान की बात करो, बताओ ना आर्टिकल 44 में क्या? संजय भाई आप बताओ आर्टिकल 44 में क्या? आदिवासी समाज मानते आर्टिकल 44 में क्या? संविधान की आप बात करो, आप बताओ आर्टिकल 44 में क्या? आर्टिकल 44 में क्या लिखा बताइए? अरे मानस भाई बातें घुमा लो, इधर हम संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर की मंशा के अनुरूप हर प्राविधान को आगे लेकर आएंगे। और अगर डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान की कोई भी इबारत है तो उसे बिल्कुल पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आप लोगों ने लोकतंत्र क्या कर रखी है? संविधान बचाएगा, संविधान है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं आप लोग। आप उनके कह रहे शामिल करेंगे। यूएस में आपके प्रधानमंत्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अगर आप संविधान के रास्ते पे चलते हैं। अगर आप लोकतंत्र को बहाल किए होते तो आज नहीं पूछना पड़ता। सबीना सिद्दीकी को 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ता, जिससे कितना भी पूरे भारत की पार्टी तार्किक नहीं है, नहीं है और विधिक भी नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक नहीं है, विधिक नहीं है। मानस भाई योगी तरीके से गुमराह करते हैं। जॉन बना करके बता दिया हिंदी का मॉडल फ्रांस में लागू हो रहा है और उसको ट्वीट भी कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये लोग भारतीय जनता पार्टी से गुमराह करते हैं ये लोग। मानस भाई बता रहे बुलडोजर मॉडल यूएस में जो, इसलिए देखिए मैं एक बार अपने साथी रविंद्र जी से भी सवाल ले लेता हूं। देखिए रविंद्र जी, जिस बात को दीपक जी उठा रहे हैं, जिस बात को कांग्रेस उठा रही है, उस बात को आप भी कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका, लहजा अलग अलग है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा। क्या अगर आप सभी लोग विरोध में तो एक मंच पे आकर के क्यों नहीं विरोध करते हैं? बीजेपी से क्यों नहीं आप लोग मिलकर के एक साथ डिमांड करते हैं कि जो पूरा ड्राफ्ट है वो हम बताइए कि क्या क्या अमेंडमेंट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन सी उसमें धाराएं हैं, क्या क्या कानून बनेगा, उससे कौन सा वर्ग प्रभावित होगा? आपको लगता नहीं कि सिर्फ सियासी लाभ के लिए हर रोज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग तरीके से बयान जारी किए जा रहे, सिर्फ इस लिहाज से कि चुनाव में कुछ माइलेज मिल जाए? जिनको हिंदुओं का वोट चाहिए वो उनका लहजा अलग है, जिनको मुस्लिमों का वोट चाहिए उनका लहजा अलग है। क्यों नहीं एक फोरम पे आकर बात करते? बिल्कुल स्पष्ट नहीं। आप मानस जी आपने पूरा प्रेस नोट पढ़ा
आपको लहजा क्या लगा? ये लहजा लगा कि ये लहजा ध्रुवीकरण के लिए है? आपको लगा कि ये लहजा जो है वोटों की राजनीति के लिए है? आपको लगा? कभी भी आप बसपा के प्रेस नोट को पढ़िएगा। नहीं रविंद्र जी, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये कि अगर आप खिलाफ हैं तो आपको गुरेज क्या है कांग्रेस के साथ खड़े होने में या समाजवादी पार्टी के साथ मिल? आप जो अगर विपक्ष की यही डिमांड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो सहमत नहीं है तो खुल करके एक साथ आए ना, ये बिखराव क्यों है फिर? नहीं, क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अन्य सारी क्षेत्रीय दलों को अपने में खा लिया है, सारे पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाएं, सब एक साथ खड़ी होकर के सभी गठबंधन कर लें या एक में सम्मिलित हो जाएं, तब बीजेपी के साथ खिलाफ खड़ी हो, तभी समझ में आएगा खड़ी है? बसपा का अपना, बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और बसपा का स्टैंड क्लियर है। बसपा हर जरूरी मुद्दे पर अपनी बात रखती आई है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि बसपा ने हर जरूरी मुद्दे पर, राष्ट्रीय हित का मुद्दा रहा हो, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे 2 अप्रैल का मुद्दा रहा हो, हर मामले पर बसपा ने, आदरणीय बहन जी ने बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा? लेकिन ये स्पष्ट संदेश रहता है, स्पष्ट संदेश इस बात का रहता है, जो बात प्रेस रिलीज के जरिए लिखी जाती है, जो आप बार बार दिखा रहे हैं, कि इसका संदेश किसी के ध्रुवीकरण के लिए ना हो। ये बात संवैधानिक तरीके से कही जाए, संवैधानिक लहजे में कही जाए, और जो मांग पूरी तरीके से आप प्रेस नोट को पढ़िएगा बसपा के, जो बातें जो आप कह रहे हैं बसपा का क्या उद्देश्य है, बसपा उसको अपना लीगल एस्पेक्ट रखे उसको, तो बसपा ने प्रेस नोट के जरिए बौद्धों को, जैनों के लिए, पारसियों के लिए, तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, अकलियतों के लिए, तमाम जो है आदिवासी समाज के लिए उनकी क्या समस्याएं हैं उनको रखने का प्रयास किया है। अगर सच में बीजेपी की मंशा होगी, जो कि नहीं है, तो बीजेपी इन सारे मुद्दों को एड्रेस करने का प्रयास करेगी। अगर उसकी मंशा जैसे पहले वो देश में बंटवारे और जातिवाद और तमाम तरीके से कोशिश करती रही है, अगर उसकी मंशा वही हुई, जैसा कि लगातार संजय जी जिस बात को डिफेंड कर रहे हैं, अगर उसकी मंशा उसी तरीके से बंटवारे की रही, उसकी मंशा मणिपुर में दंगे कराने की रही, उसकी मंशा लगातार जो है सीए एनआरसी पे दंगे कराने की रही, उसकी मंशा इसी तरीके से अगर लड़ने बिगाड़ने की रही, तमाम तरीके से बांटने की रही, तब तो फिर कोई समर्थन कर पाएगा, कोई क्या ही विरोध कर पाएगा? चलिए, मैं एक फाइनल कमेंट, चूंकि इस डिबेट को वाइंड अप करने का वक्त आ गया, एक फाइनल कमेंट में लेना चाहता हूं संजय चौधरी जी से। संजय जी, देखिए, लगातार हम लोग मीडिया में तमाम तरह की खबरों को कवर करते हैं। जो एक बात पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की तरफ से लगातार खबरों में आ रही है, वो ये आ रही है कि जितनी भी आपकी बैठकें चल रही हैं या छोटी छोटी जहां भी सभाएं आप करते हैं, चाहे वो संघ से जुड़े हुए लोग हों या आपके दूसरे जो फ्रंटल संगठन है उनसे जुड़े हुए लोग हों, ये समान नागरिक संहिता को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में जाएं, उनको समान नागरिक संहिता के फायदे बताएं, उनको बताएं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो किस तरीके से देश में तरक्की होगी, देश का भला होगा, देश में भाईचारा। आखिर जरूरत क्या है इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाकर के आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है लोगों को? लगता नहीं कि ये बिल्कुल सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है कि 2024 से पहले इस तरीके का माहौल गांव देहात तक आप खड़ा कर दीजिए, जिससे लोग इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक राष्ट्रीय मुद्दा मानकर के आपके पक्ष में खड़े हो जाए? मानस भाई, देखिए, बात नंबर 1, जब भारतीय जनता पार्टी बनी भी नहीं थी तब भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे शामिल कर रखा था। भाजपा के बनने से पहले ये भारत के संविधान का अविभाज्य हिस्सा इक्वल सिविल कोड है। ये भाजपा के बनने के बाद संविधान में नहीं आया। तो यानी कि संविधान की मूल भावना समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। संजय जी, समस्या इसको लागू करने और इसके प्रोस्पेक्ट को देखने की है। बात नंबर 2, उनके मंशा पे हम लोगों को विरोध है। नंबर 2, आज भारत के संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इस यूसीसी के मसौदे पर विचार कर रही है, और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उस स्टैंडिंग कमेटी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो अनुपातिक सदस्य होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होते हैं। जिन जिन राजनीतिक दलों के पास संसद होंगे उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व संसद की स्टैंडिंग कमेटी में है, और आज स्टैंडिंग कमेटी उस पर विचार कर रही है। इसके बारे में लोग वैसा ही भ्रम फैला रहे हैं। मेरे पास पुस्तक है, अभी मैं पढ़ रहा था। इमाम हुसैन ने संविधान सभा में ऐसे ही तर्क दिए जैसे मेरे विपक्ष के दोनों मित्र तर्क दे रहे हैं। उन्हीं के तर्कों को सुनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने, संविधान सभा का अंश है, उसको पढ़िए, उसमें पढ़ने में वो निकलेगा
कि डॉक्टर अंबेडकर ने यही जो सदस्यों के आर्टिकल नंबर कौन सा है? अम्बेडकर ने, तो अंबेडकर जी के विरोध में ऐसे ही तर्क जो मेरे मित्र दे रहे हैं, अंबेडकर जी को भी दे रहे थे। अंबेडकर जी ने उन तर्कों को, तथ्यों को अस्वीकार किया। संजय जी, हम लोग बाबा साहब के विरोध में तर्क नहीं दे रहे हैं। आप जो बाबा साहब की बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, आरएसएस की जो भाषा बोल रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग बोल रहे हैं। आपने बाबा साहब की जो थॉट प्रोसेस है, बाबा साहब का जो थॉट प्रोसेस है, उसको जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा स्पष्ट मत है कि आप जब तक सभी सांस्कृतिक समुदायों को, सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय, सभी जितने भी सेक्शंस हैं, उनको जब तक आप सम्मिलित नहीं करते हैं, उनके कल्चरल एस्पेक्ट को सम्मिलित नहीं करते हैं, उनके सभी परंपराओं को सम्मिलित नहीं करते हैं, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप बता दीजिए कि आप कैसे सम्मिलित करेंगे तमाम आदिवासियों के सरना धर्म का जो कोड है, उसको आप कैसे सम्मिलित करेंगे? आप बैठे, आप विद्वान बन रहे हैं ना, आप बता दीजिए आप कैसे सम्मिलित करेंगे? आप बौद्धों की जो परंपराएं हैं, बौद्धों की जो मान्यताएं हैं, उसको सम्मिलित कैसे करेंगे? डॉक्टर नहीं, आप बैठे ना, आप यहाँ बैठे ना, आप बैठे, आप बाबा साहब को कोट कर रहे हैं, आप बताएं आप कैसे करेंगे? ये बता रहा है, अंबेडकर का उत्तर बता रहा है। अंबेडकर ने आप जैसे लोगों का उत्तर दिया। पहले तो अंबेडकर मत बोलिए, बाबा साहब बोलना सीख जाइए। संजय जी, आप नेशनल मीडिया पे बैठते हैं, आप नेशनल मीडिया पे बैठते हैं, आप बाबा साहब बोलना सीख लीजिए और आरएसएस की किताबें न पढ़ के बाबा साहब के ओरिजिनल थॉट्स को पढ़िए। बाबा साहब के ओरिजिनल थॉट्स को आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि बाबा साहब की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा साहब ने सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को सम्मिलित करने की बात कही है। जिन चीजों को आप कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीजों को आप तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। संजय जी, जिन चीजों को तोड़ मरोड़ करके, जो किताब आप आरएसएस से छपी हुई किताबों को ला करके पढ़ के बता रहे हैं, आप बाबा साहब की, आपके हाथ में बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग होनी चाहिए। बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग पढ़िए, आपका दिमाग खुल जाएगा। बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग पढ़ के बात कीजिए, आरएसएस की किताबों से बात मत कीजिए। बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग से बात कीजिए, आरएसएस की छपी हुई किताबों से बात मत कीजिए, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। ये बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग नहीं है। जिन किताबों दिखा दीजिए, ये बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग है, दिखा दीजिए, दिखाइए ना बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग है। अरे भाई, किताब, संजय जी आपके पास किताब दिखाइए, ओरिजिनल राइटिंग है बाबा साहब की। मैं कह रहा हूँ ये बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग है, संविधान सभा की डिबेट है, ये आप दिखा दीजिए, संविधान सभा की डिबेट है, दिखाइए ओरिजिनल राइटिंग इसमें शामिल है। अरे भाई, किताब दिखाइए ना, किताब आप दिखा रहे तो दिखा लीजिए। जिस किताब को दिखा के सबको दिखाइए ना, पब्लिक को दिखाइए कौन सी किताब से डिफेंड कर रहे हैं। संजय जी, आरएसएस वाली जिस किताब से आप डिफेंड कर रहे हैं, वो किताब पब्लिक को दिखाइए। संजय जी, जिस किताब से आप सब डिफेंड कर रहे हैं, उस किताब को दिखाइए पब्लिक को। संजय जी, मैं आपसे अपील करता हूँ, जिस किताब से आप डिफेंड कर रहे हैं, संजय जी, जिस किताब से आप डिफेंड कर रहे हैं, वो किताब आरएसएस वाली वो किताब दिखाइए। आरएसएस की जो किताब पढ़ के आप डिफेंड कर रहे हैं, वो किताब दिखाइए। आरएसएस की जो किताब पढ़ के आप डिफेंड कर रहे हैं, उसको दिखाइए। बाबा साहब की बात को तोड़ मरोड़ करके जो आरएसएस वाली किताब आप पढ़ रहे हैं, उसको दिखाइए ना भाई। संजय जी, इतनी अपील कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। संजय जी, बहुत विनम्रता से अपील कर रहा हूँ, आरएसएस की जो किताब आप पढ़ रहे थे, वो दिखाइए अभी जो दिखा रहे थे आप। संजय जी, विनम्रता से अपील कर रहा हूँ, संजय जी, बहुत विनम्रता से अपील कर रहा हूँ, आरएसएस की जो किताब आप अभी पढ़ रहे थे, जो दिखाने का प्रयास कर रहे थे, दिखाइए ना आप। आप डिबेट कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जो आरएसएस की नहीं दिखाइए ना, वो दिखाइए ना कि आप ये संविधान सभा की डिबेट है। पलटिए दिखाइए, इसका कवर दिखाइए इसका कवर दिखाइए कि संविधान सभा की डिबेट है। आप आरएसएस की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप आरएसएस की भाषा नहीं बोल रहे हैं, दिखाइए कि संविधान सभा की डिबेट है, दिखाइए आप संविधान सभा की डिबेट है। अरे किताब का कवर तो दिखाइए महाराज। संजय जी, किताब का कवर तो दिखा दीजिए, किससे बचना चाह रहे हैं? संजय जी, किताब का कवर दिखा दीजिए, किससे बचना चाह रहे हैं आप? आरएसएस की जो किताब आप पढ़ रहे हैं, उसका कवर तो दिखा दीजिए भाई। आरएसएस कोई छुपा हुआ थोड़ी है, आप उसकी किताब पढ़ रहे हैं, उसकी किताब तो दिखा दीजिए मेरे भाई।
संजय जी, आप जिस किताब को पढ़ के आरएसएस की किताब को पढ़ रहे हैं, क्या ये भारत सरकार की पब्लिकेशन है कि आरएसएस की पब्लिकेशन है? ये भारत सरकार की पब्लिकेशन है। दिखाइए, भारत सरकार की पब्लिकेशन है। ये वेद प्रकाश जी भारत सरकार की पब्लिकेशन है। ये भारत सरकार की पब्लिकेशन है कि आरएसएस की पब्लिकेशन है? ये आरएसएस की पब्लिकेशन है कि भारत सरकार की पब्लिकेशन है? आप बताइए ना भाई कि संजय जी की ये आरएसएस की पब्लिकेशन है कि भारत सरकार की पब्लिकेशन है जो संविधान सभा की डिबेट का है? आप संविधान सभा की ओरिजिनल डिबेट पढ़ के आइएगा, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जिन चीजों पे आप आरएसएस के नजरिए से, बीजेपी के नजरिए से बोल रहे हैं, उन चीजों पे आप बाबा साहेब के नजरिए से जिस दिन बोलना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही बीजेपी से बाहर हो जाएंगे। ओरिजिनली जब आप पास पढ़िएगा बाबा साहेब का, जब आप ओरिजिनली बाबा साहेब के टेक्स्ट को पढ़िएगा, ओरिजिनल राइटिंग को जिस दिन आप पढ़िएगा, जिस दिन संविधान सभा की ओरिजिनल राइटिंग्स को पढ़िएगा, जब तक आप आरएसएस की फैब्रिकेटेड राइटिंग पढ़ते रहेंगे, जब तक आप आरएसएस की फैब्रिकेटेड राइटिंग पढ़ते रहेंगे, जब तक आप आरएसएस की फैब्रिकेटेड हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, तब तक आप जनता को भी बरगलाएंगे, खुद को भी बरगलाएंगे। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको चाहिए कि बाबा साहेब की ओरिजिनल राइटिंग, बाबा साहेब की ओरिजिनल डिबेट्स का रेफरेंस दीजिए। जब आप बाबा साहेब को कोट कीजिए, जब भी आप बाबा साहेब को कोट कीजिए तो बाबा साहेब की ओरिजिनल रेफरेंस को कोट कीजिए। रविंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को लेकर के किस तरीके से दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं। लोकसभा के चुनाव 2024 में होने, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और सभी सियासी दल अपने अपने तरीके से इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इसका समर्थन या विरोध कर रहे हैं। जनता किसके पक्ष में जाएगी, कौन कितना ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो पाएगा, कौन किस जात का कितना वोट ले सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार मंथन जारी और यूनिफॉर्म सिविल कोड उस बार इसमें एक अहम मुद्दा है। कल हम किसी नई विषय पर बहस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।